ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल लीड का दिखाया जाता है, जो अपने मन में कह रही थी कि मेरी मॉम को हार्ट डिसीज है, जिसकी सर्जरी करवाने के लिए मुझे 8 लाख रुपयों की जरूरत है और पता नहीं इतने पैसे मुझे कहां से मिलेंगे। तभी वहां पे एक गाड़ी आके रुकती है, जिसके अंदर से कोई उतरता है, जिसे देखकर वो कहती है सिस्टर। तभी उसकी सिस्टर उसे काट देती है और कहती है ये तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए फीस है, पूरे 1 मिलियन। तभी वो कहती है थैंक यू सिस्टर, मुझे पता था कि आप अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ेंगी। तभी उसकी सिस्टर कहती है मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और उसके कान में कुछ कहती है। तभी वो चौंकते हुए कहती है क्या आप मुझे अपनी ओर से शादी करने के लिए कह रही हैं? क्या मेरी मॉम आपकी मॉम नहीं है? क्या आपको हमारी मॉम की लाइफ यूज करके मुझसे डील करनी चाहिए? तभी उसकी सिस्टर कहती है हमारे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद तुम मॉम के साथ चली गई और मैं फादर के साथ, इसलिए मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। और ये वो मोबाइल फोन है जिसका यूज मैं उससे कांटेक्ट करने के लिए करती हूँ। साथ ही वो अब्रॉड में है और वापस नहीं आएगा और तुम्हें उसकी ग्रैंडमा से मिलने का नाटक करना होगा, तभी तुम अपनी मॉम को बचा पाओगी। तभी वो मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और कहती है आपकी जिस पर्सन से शादी हुई है उसका नाम हुआ बाई सेन है, लेकिन इसमें उसकी फोटो नहीं दिख रही, मैं उसे कैसे पहचानूंगी? तभी उसकी सिस्टर कहती है वो ओल्ड और अगली है और 3 साल बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा और साथ ही तुम भी आजाद हो जाओगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो भूल जाओ। तभी वो कहती है मैं सहमत हूँ। उसकी सिस्टर कहती है अब से तुम मेरे अपार्टमेंट में रह सकती हो और डैड मुझे कॉल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्हें मत बताना कि मैं घर से भाग गई। तभी वो कहते तुम घर से भागना चाहती हो। तभी उसकी सिस्टर कहती है उन्होंने मुझे एक अगली लड़की से शादी करने के लिए कहा है, इसलिए मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ भाग रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। वही दूसरी तरफ वो एक जगह पर आती है और फोन पे बात करते हुए कहती है चैनशुआन मैं पहुँच गई हूँ और तुमने मुझे होटल में क्यों बुलाया? तभी चैनशुआन कहती है तुम आंटी का ख्याल रख के थक गई होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, रूम नंबर 152 में जाओ और आराम करो। तभी जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली थी तभी कोई उसे रूम के अंदर खींच लेता है। तभी वो कहती है तुम कौन हो और तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तभी वो कहता है ये वही टेस्ट है जो मुझे पसंद है। तभी वो कहती है बिल्कुल नहीं, शुआन मुझे ये सरप्राइज देना चाहती थी। तभी वो उसे उठा के ले जाता है और कहता है यून आखिरकार तुम मुझे मिल गई। तभी वो अपने मन में कहती है बेवकूफ आदमी, वो मैं नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तभी मॉर्निंग हो जाती है और वो अपने कपड़े पहन लेती है और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तभी वो रुक जाती है और कहती है हालांकि मैं उसे नहीं जानती, लेकिन एक नजर उसे देख लेती हूँ। और जैसे उसे देखने जाती है वो अपनी आंखें खोल लेता है और वो अपने मन में कहती है अगर वो ओल्ड और अगली हुआ तो इससे अच्छा कि मैं उसे ना देखूं, और कुछ वैसे रखकर वहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही बाहर आती है उसे कैमरा दिखता है, जिससे देखकर वो किसी को कॉल करती है और कहती है ब्रदर मुझे एक फेवर चाहिए। तभी वो जागता है और वहाँ पे पड़े हुए पैसे दिखता है और साथ ही खून के निशान भी, और कहता है कौन थी वो। तभी वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है वो लड़की कहाँ गई। असिस्टेंट कहता है हमें कल रात पता चला कि कोई आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया था, लेकिन मुझे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, इसलिए मुझे आपको डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी वो कहता है जाओ जाके उस लड़की को ढूंढो और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, और अपने मन में कहता है उसके भागने की हिम्मत कैसे हुई। तभी उसे उसका इयरिंग मिलता है। वही असिस्टेंट कहता है मिस्टर हुओ कल रात होटल में डिलीट किए गए कैमरास की वीडियो फिर से रिकवर किए जा रहे हैं, और ओल्ड लेडी कह रही थी कि आप ऑफिशियली ग्रुप में कब लौटेंगी। तभी वो कहता है मैं वापस जाऊंगा, लेकिन मैं किसी को अपनी पहचान नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं डिजाइन डिपार्टमेंट में जाऊंगा और सिचुएशन का पता लगाऊंगा। तभी असिस्टेंट कहता है कि आप यंग लेडी से मिलना चाहते हैं। तभी वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो इंटर्न बन के अपनी कंपनी में आ जाता है। तभी डायरेक्टर उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है शेन मुझे इनके साथ कौन टीम बनाना चाहेगा। तभी सारी लड़कियां अपना हाथ ऊंचा करती है। तभी डायरेक्टर जियांग युन नाम की लड़की को बुलाते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड थी, जिसे देखकर वो कहता है ये तो जानी पहचानी लगती है, क्या ये कल रात वाली ही लड़की है। तभी वो उसके पास जाता है और कहता है टीचर जियांग मैं आपको फ्यूचर में भी परेशान करूंगा। तभी वो कहते हैं मुझे सिर्फ जियांग युन बुलाओ। तभी वो कहता है क्या ये आपका है। तभी वो इयरिंग देखती है और कहती है ये तो मेरा ही है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। तभी वो कहता है टीचर जियांग क्या आप भूल गई कि आपने इसे कहाँ पे खोया था। तभी वो अपने मन में कहती है कल रात की वजह से मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे खोया था, और उसे कहती है इसे ढूंढने के लिए थैंक यू, और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ इसलिए यहाँ पे बैठ जाओ। और उसे कुछ देते हुए कहती है ये सब मैं तुम्हें दे रही हूँ, और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी हाल ही में दिलचस्पी रही है, इसलिए इसमें से कोई भी चुन लो जो भी तुम्हें पसंद हो, और हम दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे। तभी वो कहता है सॉरी लेकिन मैं यहाँ ये करने के लिए नहीं आया हूँ,
वो कहती है तो क्या तुम यहाँ गेट कीपर बनने के लिए आए हो? तभी वो कहता है मेरा मतलब है कि मैं डिजाइन की स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैंने मैनेजमेंट की स्टडी की है। तभी वो कहती है क्या तुम हुओ फैमिली से हो? वो कहता है कि तुम मुझे जानती हो? तभी वो कहती है कौन नहीं जानता कि हुओ ग्रुप में आना कितना मुश्किल है, और तुमने तो मैनेजमेंट की स्टडी की है फिर भी हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में आ गए, इसलिए तुम हुओ फैमिली के रिलेटिव हो सकते हो। तभी वो कहता है टीचर जियांग आप तो काफी स्मार्ट है, और अपने मन में कहता है मैंने कल रात उसे नहीं देखा लेकिन आज इसे देखा और ये जानी पहचानी लगती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है आपके फादर इन लोगों को पता चल गया कि आप वापस आ गए हैं, इसलिए उन्होंने आपको डिनर पर बुलाया है, वो भी यंग मिस के साथ। तभी वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तभी असिस्टेंट कहता है लेकिन मिसेस साओ ने कहा है अगर आप बिजी है तो वो आपको आपके घर पे मिलने आएंगे। तभी वो कहता है मुझे टाइम और जगह बता दो। वहीं दूसरी तरफ जियांग को उसके फादर का कॉल आता है जो कहते हैं बाइशन वापस आ गया है, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और मैंने आज और डिनर रखा है जिसमें वो भी आएगा। तभी वो कहते हैं क्या हुआ बाइशन आ गया है? तभी उसके फादर कहते हैं वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हें नहीं पता। तभी वो कहते हैं नहीं बेशक मैं जानती हूँ, हुआ बाइशन मेरा हस्बैंड है। पर दूसरी तरफ जियांग के फादर जियांग को कॉल करे थे लेकिन वो कॉल उठाती नहीं और न ही वहाँ पे आती है, इसलिए बाइशन वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तभी वो कहती तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तभी वो कहता है तुमने कहा था कि तुम ओवर टाइम काम नहीं करती लेकिन तुम तो ओवर टाइम कर रही हो और मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आया हूँ। तभी वो कहती है इसलिए तुम एक अच्छी एम्प्लॉय हूँ। तभी वो साउलू को मैसेज करते हुए कहता है मिस साउलू हम शादी के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए शर्मिंदगी से बचने के लिए हम दोबारा ना ही मिले तो अच्छा है। तभी वो कहती है बेवकूफ आदमी, वैसे भी तुमसे कौन शादी करना चाहता है? तभी वो कहता है तुम किसे डांट रही हो? तभी वो कहती है मैं तुम्हें नहीं डांट रही, मैं एक बदमाश के बारे में बता रही हूँ, जो सुन के उसे छींक आ जाती है। तभी जियांग को चेंग शुआन का कॉल आता है जो कहती है कल रात जो तुम मुझे बता रही थी क्या वो सच है, और वो आदमी कौन है, क्या वो हैंडसम है? तभी वो कहती है चेंग शुआन मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ। तभी चेंग शुआन कहती है मैंने तुम्हें रूम नंबर 152 में जाने के लिए कहा था जहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए स्पा पैकेज तैयार करवाया था। तभी वो कहती है क्या मैं गलत रूम में घुस गई और फोन रख देती है। तभी वो कहता है टीचर जियांग क्या आपको कोई हैंडसम और पावरफुल इंसान चाहिए? तभी वो कहती है तुमने सब सुन लिया। तभी वो कहता है और मिल्क पीजिए। तभी वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वो उसे इशारा करता है जो देखकर वो उसे मारती है। तभी वो उस चीज को उठाता है और कहता है टीचर जियांग क्या आपकी कम उम्र में शादी हो गई है? तभी वो उसके पास जाती है और कहती है तुम उसे नहीं देख सकते, और उसे लेने के लिए जाती है लेकिन वो उसे नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही वो खड़ी होने वाली थी तभी वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है टीचर जियांग क्या आप खड़े होने में मेरी हेल्प नहीं करेंगी? तभी वो खड़ी होती है। तभी वो कहती है मैं तुम्हें बता दूं मेरा हस्बैंड काफी गुस्से वाला है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी वो कहता है क्या वो तुम नहीं थे जिसने मुझे नीचे गिराया? तभी वो कहती है मुझसे दूर रहो। तभी वो अपने मन में कहता है तो उस रात उसका पहली बार था। तभी वो कहता है चिंता मत करो मुझे शादीशुदा औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है जियांग यून की मैरिज लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। तभी असिस्टेंट कहता है हमने पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली है और जियांग यून अनमैरिड है। तभी वो कहता है ये लड़की तो और भी दिलचस्प होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वो कहीं पे जा रही थी। तभी बाइशन वहाँ पे आता है और कहता है टीचर जियांग क्या आप क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही हैं? आइए कार में बैठ जाइए। तभी वो कहती है तुम छोटे से डिजाइनर हो और अगर हम क्लाइंट को कार से मिलने के लिए जाएंगे तो वो सोचेंगे कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। वो कहता है लेकिन ये मेरी है। तभी वो अपने मन में कहती है जैसा मैंने सोचा था ये हुआ फैमिली का रिलेटिव है, और उसे कहती है तो फिर हम तुम्हारी गाड़ी को दूर पार्क कर देंगे। तभी वो क्लाइंट के घर पर आ जाते हैं और वो क्लाइंट से कहती है मैं आपके घर के डिजाइन के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तभी क्लाइंट कहता है मिस जियांग मैंने सिर्फ आपको बुलाया था तो आप अपने साथ किसी और को क्यों लाई हैं? तभी वो कहती है ये हमारा नया डिजाइनर शेन मुचेन है। तभी क्लाइंट कहता है मेरी वाइफ ने बाहर जाने से पहले मुझसे कहा था कि मैं किसी भी आदमी को अंदर न आने दूं क्योंकि उसे मर्दों की खुशबू पसंद नहीं। इसलिए वो बाइशन से कहती है कार में जाके मेरा इंतजार करो। इसलिए वो वहाँ से जाता है और वो क्लाइंट के साथ अंदर चली जाती है। तभी क्लाइंट उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है अपने कपड़े उतारो और मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इसलिए वो उसे मार कर वहाँ से भागने के लिए जाती है। तभी वो उसे पकड़ लेता है और फिर से बदतमीजी करने लगता है। तभी बाइशेंग वहाँ पे आ जाता है और उसे मार के नीचे गिरा देता है और जियांग यून से कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी वो आदमी कहता है तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तभी वो कहती है मेरे पास तुम्हारी वीडियो है जो तुम्हें घुटनों पे ला सकती है, इसलिए इस बारे में सोचना भी मत।
तभी वो कहता है क्या तुम पुलिस बुलाना चाहती हो? तभी वो कहती है अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी मिस्टर वोंग की वजह से मुझे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तभी वो कहता है क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? तभी वो कहती है मुझे उसे ना मानने का पछतावा है, और वैसे भी एक जॉब है, दूसरी ढूंढ लूंगी। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है जो कहता है तुम्हारी मॉम ठीक हो गई है, अब तुम उन्हें हॉस्पिटल से ले जा सकती हो। तभी वो खुश हो जाती है और कहती है मेरी मॉम ठीक हो गई, और उसे गले लगा लेती है और दूर जाते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। वैसे क्या तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ सकते हो? वो कहता है हाँ चलो। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मॉम को लेकर जा रही थी। तभी बाइशन वहाँ पे आता है और कहता है लाओ ये मैं कर देता हूँ। तभी वो कहती है तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? और उसकी मॉम कहती है ये कौन है? तभी वो कहता है मैं जियांग युन का कलीग हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है ये लड़का तो अच्छा है। तभी वो कहती है वो सिर्फ मेरा कलीग है। तभी वो उन्हें घर छोड़ देता है। वहीं जियांग की मॉम कहती है ये घर तो काफी अच्छा है, क्या हम तुम्हारी सिस्टर के साथ रहते हैं? वो कहती है हाँ सिस्टर आपसे काफी प्यार करती है। तभी उसे बाइशन की ग्रैंडमा का कॉल आता है जो कहती है मैं चाहती हूँ कि कल तुम मुझसे मिलने आओ। वो कहती है ठीक है ग्रैंडमा कल मिलते हैं। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो जॉब पर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आती है और कहती है ये फ्रूट बास्केट जो मुझे शैनमुचन ने दिया था वो काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम इसे अपने बॉस और कलीग को दे देना। तभी वो कहते हैं लेकिन शैनमुचन ने ये आपको दिया है। वो कहती है ये मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे ले जाओ। तभी वो अपने मन में कहती है आज मुझे हुओ फैमिली जाना है और ये फ्रूट बास्केट काफी एक्सपेंसिव है, इसे मैं ग्रैंडमा को दे दूंगी जिससे मेरे पैसे भी बच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है वो रिजाइन करना चाहती थी, क्या वो आज नहीं आएगी? तभी एक लड़की वहाँ पे काम के बहाने से आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी जियांग वहाँ पे आती है और कहती है तुम्हें उसे सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसकी टीचर हूँ, इसलिए वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है थैंक यू और उसे देखने लगता है। तभी वो उसे होश में लाती है। वो कहती है तुम तो रिजाइन करने वाली थी तो तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो कहते हैं क्या पता कुछ अच्छा हो जाए और मेरा प्रमोशन हो जाए और साथ ही मेरी सैलरी भी बढ़ जाए। तभी वो कहता है उम्मीद है कि तुम्हारा सपना जल्दी सच हो। तभी डायरेक्टर वहाँ पे आती है और कहती है जियांग युन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लाइंट मिस्टर वोंग की बेइज्जती करने की? तभी वो कहती है ये सब उनकी ही गलती है, अगर शैनमुचन नहीं होता तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तभी डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम कहीं की प्रिंसेस हो, अगर उन्होंने तुम्हें छू लिया तो क्या हुआ? तभी उसे गुस्सा आ जाता है लेकिन बाइशन उसे रोक लेता है और कहता है डायरेक्टर सॉन्ग आपका क्या मतलब है? तभी डायरेक्टर कहते हैं शैनमुचन मुझे पता है तुम हुओ फैमिली के रिलेटिव हो, लेकिन अपने काम से काम रखो वरना तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। और जियांग से कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी मिस्टर सो वहाँ पे आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप डिसीजन लेने की? तभी डायरेक्टर कहती है क्या आप यहाँ पे जियांग युन को फायर करने के लिए आए हैं? तो फिर लाइए रिपोर्ट मैं इसे पढ़ के सुना देती हूँ। तभी वो कहता है मैं खुद इसे पढ़ लूंगा और उसे पढ़ता है और कहता है जियांग युन को प्रमोट किया जाता है, वो भी मैनेजर की पोजीशन के लिए। तभी डायरेक्टर कहती है मिस्टर सो आपने गलती से उसे सजा देने की बजाय प्रमोट कर दिया है। तभी मिस्टर सो कहता है क्या तुम प्रेसिडेंट के फैसले पर उंगली उठा रही हो और वो यहाँ पे नहीं है फिर भी उन्हें सब कुछ पता है और जियांग युन तुमसे ज्यादा बेहतर है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है और सारे लोग जियांग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी वो कहता है क्या अब तुम खुश हो गई? वो कहती है हाँ इस दुनिया में काफी गंदगी है लेकिन कुछ लोग हमारे सीईओ जैसे अच्छे भी हैं। वैसे हमारे सीईओ कौन है? वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? तभी वो कहती है मैं एक लो वर्कर हूँ इसलिए मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। तभी वो कहता है हुओ ग्रुप के नए प्रेसिडेंट का नाम है हुओ बाइशन। तभी उसके मुंह से कॉफी निकल जाती है और वो कहती है ब्रदर इन लॉ। तभी वो कहता है ब्रदर इन लॉ क्या तुम हुओ बाइशन को जानती हो? तभी वो कहती है मैं नहीं जानती, मैं तो एक नॉवल कैरेक्टर के बारे में बात कर रही थी जिसका नाम बाइशन है जो कि हीरोइन का ब्रदर इन लॉ है, इसलिए हम रीडर्स भी उसे ब्रदर इन लॉ बुलाते हैं। और अपने आप से कहती है जाओलू का हस्बैंड हुओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये हुओ बाइशन तो काफी मिस्टीरियस है, क्या इंटरनेट पर इसकी फोटो होगी? तभी वो कहता है अगर तुम प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहती हो तो तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती? तभी वो उसकी तरफ देखती है जिसकी वजह से वो करीब आ जाते हैं और कहती है मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। और उससे कहते हैं क्या तुम हुओ बाइशन के फ्रेंड हो? क्या तुम्हारे पास प्रेसिडेंट की फोटो है? क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? वो कहता है हाँ ये देखो और कहती है अच्छा होगा कि मैं उसे ना देखूं। तभी वो कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं उसे बता दूंगा? वो कहती है नहीं, लोग कहते हैं कि वो अगली है लेकिन चेहरा मैटर नहीं करता क्योंकि उसके पास दो समझदारी वाली आंखें हैं। तभी वो अपने मन में कहता है ग्रैंडमा ने मुझे लड़कियों से बचाने के लिए जो र्यूमर्स फैलाई थी क्या लोग आज भी उस पर यकीन करते हैं? तभी उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है आज रात डिनर हम साथ में करेंगे। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो ग्रैंडमा के पास
नर्स आती है और कहती है ग्रैंडमा आप कैसी हैं? ग्रैंडमा कहती है मैं ठीक हूँ और बाइशन भी जल्दी आ जाएगा। तभी वो कहती है क्या? और अपने मन में कहती है साउलू का परफ्यूम लगाने की वजह से मुझे एलर्जी हो रही है। वही ग्रैंडमा कहती है मैंने तुम दोनों के लिए कमरा तैयार करवा दिया है। तभी वो अपने मन में कहती है लेकिन साउलू ने तो कहा था कि मुझे सिर्फ नाटक करना होगा, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी ग्रैंडमा कहती है साउलू क्या हुआ? वो कहती है ग्रैंडमा मुझे एलर्जी हो रही है इसलिए मुझे मेडिसिन लेने के लिए जाना होगा। तभी ग्रैंडमा कहती है अगर ऐसा है तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी मेड वहाँ पे आती है और कहती है मास्टर बाइशन की कार आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस्टर वोंग सेकंड यंग मास्टर के साथ क्या कर रहे हैं? तभी वो कहता है कोई भी उस वोंग को बैंकरप्ट होने से नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है ग्रैंडमा मुझे माफ कर दो, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं फिर से आपसे मिलने के लिए आऊंगी। और वहाँ से जाने लगती है लेकिन सामने से बाइशन भी आ रहा था इसलिए वो अपना मुंह छुपाकर वहाँ से निकल जाती है। तभी ग्रैंडमा कहती है शेन वो साउलू है, तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ और उसे रोक लो। तभी वो कहता है ग्रैंडमा जिससे ना रुकना हो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। तभी ग्रैंडमा कहती है तुम अपनी वाइफ को इग्नोर क्यों कर रहे हो? तभी वो वहाँ पे पड़ा हुआ फ्रूट बास्केट देखता है और अपने मन में कहता है ये तो वही फ्रूट बास्केट है जो मैंने ज़ियांग की मॉम को दिया था। और ग्रैंडमा से कहता है ये कौन लाया? ग्रैंडमा कहती है ये साउलू मेरे लिए लाई है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। तभी वो कहता है ये सेकंड हैंड है। तभी ग्रैंडमा कहती है क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी वाइफ है जिससे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है और अगर तुम्हारी उसके साथ नहीं बनती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। वो कहता है समझ गया। वहीं वो असिस्टेंट से कहता है पता लगाओ साउलू और ज़ियांग युन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर कहता है ये किस तरह की फोटो है? तभी असिस्टेंट कहता है आप ही ने तो कहा था आप अगली और एरोगेंट दिखना चाहते हैं। तभी वो कहता है ये साउलू का मेकअप स्टाइल इतना हैवी और अजीब क्यों है? तभी असिस्टेंट कहता है उन्हें ऐसा ही स्टाइल पसंद है, लेकिन जब मैंने उनकी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे एक फोटो मिली। तभी वो उसे फोटो दिखाता है। तभी वो उसकी फोटो देखता है और कहता है ज़ियांग युन की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करो। दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है साउलू और ज़ियांग युन दोनों ट्विंस हैं और क्या आपको डर है कि आप गलत पर्सन के साथ सो लिए? तभी वो कहता है मैंने सुन लिया, जाकर अपना काम करो। और अपने मन में कहता है इन दोनों सिस्टर में जरूर कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है टीचर ज़ियांग क्या हुआ? वो कहती है एलर्जी। तभी वो अपने मन में कहता है ग्रैंडमा ने उस दिन मुझसे कहा था कि साउलू एलर्जी के कारण घर जल्दी चली गई, क्या ऐसा इसीलिए क्योंकि वो दोनों ट्विंस है? और कहता है क्या तुम्हें एलर्जी मेरे दिए गए फ्रूट बास्केट की वजह से हुई है? वो कहती है नहीं मैंने उन्हें बिना खाए ही दे दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे। तभी वो कहता है इसलिए तुमने उसे अपने ब्रदर इन लॉ को दे दिया। तभी वो कहती है तुम्हें कैसे पता? और बात को पलटते हुए कहती है मेरा कोई ब्रदर इन लॉ नहीं है। तभी वो कहता है कल मैं हुआ बाइशन के घर पे गया था और वहाँ पे मैंने वही फ्रूट बास्केट देखा जो मैंने तुम्हें दिया था। तभी वो कहती है वो काफी एक्सपेंसिव था इसलिए हम उसे खा नहीं सकते थे और इसी वजह से मैंने उसे बेच दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मिस्टर हो के पास चला जाएगा। तभी वो कहता है तो फिर लाओ मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तभी वो अपने मन में कहती है पता नहीं मैंने इतने पैसे कब देखे थे। तभी एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है एक अच्छी खबर है, मिस्टर वोंग की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और मिस ज़ियांग का प्रमोशन कर दिया गया है। तभी सारे लोग तालियां बजाते हैं। तभी वो बाइशन से कहती है अब मेरा लक आ गया है और मेरा प्रमोशन भी हो गया है और अब मैं भी रिच हो जाऊंगी। तभी वो कहता है टीचर ज़ियांग आपकी कितनी बार शादी हो चुकी है और क्या आपका कोई हस्बैंड है? वो कहती है मैं नहीं बताऊंगी। तभी वो अपने मन में कहता है काफी चालाक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तभी वो साउलू को मैसेज करता है और कहता है मिस साउलू आपकी ट्विन सिस्टर डिजाइनर के तौर पर हुआ ग्रुप में काम करती है। तभी वो उसे कॉल करता है इसलिए वो दो जगह फोन उठाती है। तभी वो अपने मन में कहता है ज़ियांग युन ही साउलू है, दूसरी तरफ वो फोन पे बात नहीं कर रहा था इसलिए वो कॉल काट देती है। तभी वो कहता है टीचर ज़ियांग क्या आपके पास दो फोन है? वो कहती है नहीं ये मेरा नहीं है और बात को पलटते हुए कहती है मैं सुपरवाइजर हूँ और मैं काफी बिजी रहती हूँ इसलिए क्या मेरे पास दो फोन नहीं हो सकते? तभी वो उसे मैसेज करते हुए कहता है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। तभी वो मैसेज पढ़ती है और शॉक्ड होते हुए कहती है ये प्रेसिडेंट जानते हैं मैं और साउलू दोनों ट्विन सिस्टर हैं। तभी वो कहती है हाँ मुझे पता है ज़ियांग युन मेरी सिस्टर है और वो काफी क्यूट और टैलेंटेड भी है इसलिए उसे प्रमोट करते रहना ठीक है। तभी वो असिस्टेंट से कहता है साउलू की 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन करो और अपने मन में कहता है जिससे मैंने शादी की है वो कौन है, ज़ियांग युन या साउलू? वह असिस्टेंट कहता है 2 महीने पहले जब आपको ज़ियांग युन को मैरिज सर्टिफिकेट मिला उसके बाद ही वो अब्रॉड चली गई और वापस नहीं आई और जाने से पहले ज़ियांग युन की मॉम के हॉस्पिटल के अकाउंट में 1 मिलियन डलवाए ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सके। तभी वो कहता है इसका मतलब 2 महीने से जो मेरे साथ चैट कर रही है वो साउलू नहीं ज़ियांग युन है। तभी असिस्टेंट कहता है हाँ हो सकता है,
लेकिन मुझे नहीं पता, शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने र्यूमर फैलाई थी कि आप ओल्ड, अगली, एरोगेंट और पुअर हैं और ज़ाओलू को पैसा पसंद है, इसीलिए आप उसे पसंद नहीं आए। इसलिए उसने जियांग युन से शादी करने के लिए कहा और जियांग युन को अपने मॉम का इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो डील करने के लिए तैयार हो गई। तभी वो कहता है तुम तो काफी स्मार्ट हो, मैं तुम्हारा बोनस डबल करता हूँ। असिस्टेंट कहता है थैंक यू, वैसे हमें आपकी सिस्टर युन युन मिल गई है और वो 30 सालों से अनाथालय में थी। तभी वो कहता है ठीक है, मैं इस वीकेंड उससे जाके मिलूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जियांग युन के पास जाता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आओगी, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी वो कहती है क्या तुम ही थे जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया। वो कहता है मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन मेरे पास ट्रैवल करने के पैसे नहीं थे, इसलिए क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो और अगले महीने में तुम्हें वापस कर दूंगा। तभी वो कहती है मैंने तुम्हें कितने बार पैसे दिए हैं, क्या तुमने मुझे वापस लौटाए और तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे देने वाली कोई मशीन हूँ। तभी शाओ भाई कहता है जब हम छोटे थे तब हमने शादी करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब तुम मुझे पैसे नहीं दे रही हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी वो कहती है थैंक यू मुझसे शादी ना करने के लिए, और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वो कहता है तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे बाइशन आ जाता है और कहता है रुक जाओ। तभी वो कहता है तुम कौन हो। तभी बाइशन जियांग से कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ। तभी शाओ भाई कहता है वो मेरी वाइफ है। तभी वो कहता है फिर से कहना जरा। तभी शाओ भाई कहता है मैं 100 बार कहूँगा कि वो मेरी वाइफ है। तभी वो उसका हाथ मरोड़ देता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वो कहती है थैंक यू शेनमोचेन, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है मैं किसी को ढूंढ रहा था और तभी तुम मुझे उस लड़की के साथ दिखी। वो कहती है ये मेरा होम टाउन है और जब मैं छोटी थी तो यहीं पे रहती थी, चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ। तभी वो उसे एक फ्रूट देती है और कहती है ये लो, मेरे पास सिर्फ यही है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे एक लड़की उसे वही फ्रूट दे रही थी और कहती है ये लो, ये खा लो और सैड मत हो। तभी वो कहता है टीचर कहती है बाहर की चीजें क्लीन नहीं होती, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। वहीं वो कहती है तुम क्या सोच रहे हो। तभी वो कहता है टीचर कहती है बाहर की चीजें क्लीन नहीं होती, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता, और अपने मन में कहता है क्या जियांग युन ही युन युन है। तभी वो कहते हैं कि तुम अभी भी बच्चे हो जो टीचर की बात पे ध्यान दे रहे हो, और जब शाओ भाई छोटा था वो भी मुझसे यही कहता था। तभी वो कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है। वो कहती है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी वो कहता है जब तुम छोटी थी तो क्या तुम्हें युन युन कहकर बुलाया जाता था। तभी वो कहती है तुम्हें कैसे पता, मेरी दादी मुझे इस नाम से बुलाती थी। तभी वो कहता है जब मैं छोटा था तो यहाँ पे आया था और मैंने एक लड़की से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। तभी वो अपने मन में कहती है जब शाओ भाई छोटा था तब उसने भी मुझसे यही कहा था क्या सारे लड़के एक जैसे होते हैं, और कहती है क्या तुम्हें वो मिली। वो कहता है अभी तक तो नहीं। वो कहती है कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई। तभी वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है तो फिर जाके उसे ढूंढो और वो तुम्हें देखकर काफी खुश होगी, और साथ ही शादी करना या ना करना ये सारी बचकानी बातें हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हें इस पे बिलीव नहीं है। वो कहती है बिल्कुल नहीं है। तभी वो कहता है तुम्हें क्या लगता है वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। तभी वो कहते तुम कई सालों से मिले नहीं हो, इसलिए शायद वो तुम्हारी परीक्षा ले और मुझे उम्मीद है कि तुम पास हो जाओगे। वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं अभी से काम शुरू करता हूँ और आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। तभी वो डिनर करके आते हैं। वो कहता है मेरे पास एक और कूपन है, कल हम फिर से चलेंगे, और उसका मुँह साफ करने के लिए जाता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है हिलो मत, और उसका मुँह साफ करता है और कहता है बेवकूफ लड़की, क्या तुमने कभी स्टेक नहीं खाया। तभी उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पे एक लड़का कहता है बेवकूफ लड़की, क्या तुमने कभी कुकीज नहीं खाई, और अपने मन में कहती है मैं हमेशा शाओ भाई के बारे में क्यों सोचती हूँ। तभी वो कहता है जियांग युन, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तभी वो कहती है हाँ मुझे तुम याद हो, मेरी याददाश्त नहीं गई। तभी वो कहता है ये पैसे देखो, क्या तुम्हें कुछ याद आया। वो कहती है तुमने ये कहाँ से उठाए, चलो इसे ओनर को वापस कर देते हैं। वो कहता है ये पैसे और वो इयररिंग मुझे होटल रूम से मिले थे जो कि तुम्हारे हैं। तभी उसे वो याद आता है और कहती है उस रात क्या वो आदमी तुम थे। तभी वो कहता है टीचर जियांग, इसलिए आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो कहती है मैं तुम्हें बता दूं उस दिन मैं गलत कमरे में चली गई थी। वो कहता है हाँ, इसीलिए मुझे आपकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी वो कहती है अगर तुम मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो इससे भूल जाओ, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो कहती है शेनमोचेन मेरे पास मत आओ। तभी लाइट चली जाती है और वो डर के उसे पकड़ लेती है। वो कहता है डरो मत। वो कहती है मुझे डर नहीं लगता। वो कहता है लेकिन मुझे लगता है। तभी वो उसे धक्का मारती है और कहती है मुझसे दूर रहो, जिसकी वजह से उसे लग जाता है। वो कहती है क्या हुआ। वो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जोर से धक्का मार दिया। तभी वो कहता है मुझे कोलेस्ट्रोफोबिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है, और बेहोश हो जाता है। तभी वो उसे चेक करती है और कहती है इसकी पल्स कमजोर है, और उसे सीपीआर देती है और उसे देखती है।
तभी वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है डोंट वरी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तभी वो कहते हैं लेकिन मैं नहीं चाहती। तभी लाइट आ जाती है और एलिवेटर खुल जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपना काम कर रही थी। तभी डायरेक्टर वहाँ पे आती है और कहती है हेलो मैनेजर जियांग, वाइस प्रेसिडेंट हुओ ने आपको ऑफिस में बुलाया है। तभी वो वहाँ पे जाती है। तभी वो उसे देखता है और कहता है इसमें कोई शक नहीं कि हुओ बाइशुन ने तुम्हारे लिए इतना सब किया क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तभी वो कहती है आप गलत समझ रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट को नहीं जानती और न ही कभी मैंने उन्हें देखा है। तभी वो कहता है तुम बाइशुन को नहीं जानती। वो कहती है हाँ सही कहा, अगर आप चाहे तो उन्हें पूछ सकते हैं और अगर कुछ और काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम हुओ नैनचेंग की हो जाओ और प्रेसिडेंट बाइशुन की सिस्टर इन लॉ बन जाओ, और उसके करीब जाता है। तभी वो उसे मारती है और कहती है सिस्टर इन लॉ कौन बनना चाहता है, और जैसे ही वहाँ से बाहर जाने वाली थी बाइशुन से टकरा जाती है, जिसे देखकर नैनचेंग कहता है तुम दोनों तो गले लग रहे हो और तुमने कहा कि तुम उसे नहीं जानती। तभी वो कहता है तुमने इसके साथ क्या किया। नैनचेंग कहता है तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट आ गया है और तुम कंपनी में ये सब कर रहे हो। तभी बाइशुन कहता है जियान यून अपने काम पर वापस जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी वो वहाँ से जाती है। उसके जाते ही वो दरवाजा बंद करता है और उसे मारता है। तभी नैनचेंग कहता है तुमने मेरे लोगों को छुआ। तभी मैं चुप रहा, लेकिन अब तुम मुझे एक लड़की की वजह से मार रहे हो। तभी वो कहता है तुमने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया और मेरे खिलाफ प्लानिंग की। तभी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम जियांग यून के साथ ऐसा नहीं कर सकती, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तभी नैनचेंग कहता है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं ग्रैंडमा को बता दूंगा कि तुमने बाहर एक मिस्ट्रेस रखी है। तभी वो कहता है जब तक तुम जियांग यून से दूर रहोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी नैनचेंग किसी को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहीं पे जा रही थी, तभी कुछ लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। वो कहती है मुझे जाने दो। हुओ नैनचेंग आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी वो कहता है हुओ बाइशुन की मिस्ट्रेस काफी गुस्से वाली है, इसीलिए इसके साथ अच्छे से बिहेव करो। तभी वो लोग उसे ड्रिंक पिलाते हैं। तभी नैनचेंग कहता है बाइशुन को कॉल करो और उसे तुम्हें बचाने के लिए कहो। तभी वो अपने मन में कहती है वो बाइशुन का नंबर साउलू के फोन में है, और अगर मैंने साउलू की पहचान यूज करके बाइशुन को कॉल किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। तभी वो कहती है मेरे पास बाइशुन का नंबर नहीं है। तभी वो उसका फोन निकालता है जहाँ पे उसे बाइशुन का कॉल आ रहा था। तभी वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम उसे नहीं जानती। ये लो कॉल उठाओ और उससे कहो कि वो तुम्हें बचाए। तभी बाइशुन वहाँ पे आ जाता है। नैनचेंग से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। तभी नैनचेंग कहता है मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने फोन में उसका वीडियो बनाना होगा और अपने सीईओ की पोजीशन छोड़नी होगी। उसके बाद तुम अब्रॉड चले जाना, वरना मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगा। तभी वो कहता है ठीक है मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसे बातों में उलझाता है और उसके सर पर वाइन की बोतल मार देता है और उसके आदमियों को वहाँ से भगा देता है। और जियांग के पास जाकर कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, और चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल में नींद में कुछ बोल रही थी और तभी वो जाग जाती है। तभी वो कहता है जियांग यून अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैं फिर से लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हो गई थी। तभी वो कहता है क्या तुम्हारा हमेशा ब्लड शुगर लो हो जाता है। वो कहती है हाँ मैं जब डर जाती हूँ तो ऐसा होता है, और मैं यहाँ कितनी देर से हूँ, मेरी मॉम मेरी चिंता कर रही होगी। तभी वो कहता है चिंता मत करो, मैंने किसी को तुम्हारे घर पे भेजा है और तुम नींद में ब्रदर शाओबाई का नाम ले रही थी, क्या तुम उसका इंतजार कर रही हो। वो कहती है नहीं मैं उसका इंतजार क्यों करूँगी। तभी वो कहता है शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा अपने बचपन में किए गए प्रॉमिस के कारण। तभी वो कहती है वो बस चाहता है कि मैं उसके साथ मॉम जैसा बिहेव करूँ। तभी वो कहता है क्या तुम पहले ही उससे मिल चुकी हो। तभी वो कहता है क्या तुमने गो शाओबाई को नहीं देखा, जब वो छोटा था तब वो अच्छा था, लेकिन बड़ा होकर वो बदमाश बन गया है। तभी वो कहता है लगता है गलती से इसने किसी और को मेरी जगह शाओबाई समझ लिया। तभी वो कहता है तुमने गलती से गलत समझ लिया। तभी वो कहते हैं मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, अगर नैनचेंग ने मुझे नहीं बताया होता कि तुम शादीशुदा हो तो मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आती, और तुम्हारी एक वाइफ है, फिर भी तुम अपने बचपन के प्यार को ढूंढ रहे हो। तभी वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ। वो कहते हैं उस रात जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसे बीच में मत लाओ, और मुझे चक्कर आ रहे हैं इसलिए मुझे सोने दो। तभी वो कहता है युनजुन सही है, मैं अभी भी शादीशुदा हूँ और ये ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। और असिस्टेंट से कॉल करके कहता है मेरा मैरिज सर्टिफिकेट डिवोर्स सर्टिफिकेट में बदल दो, वो भी जल्द से जल्द। तभी वो उसे घर छोड़ देता है और वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हुओ नैनचेंग ग्रैंडमा से कहता है अपने ग्रैंडसन को देखो, उसने मुझे लोगों से पिटवाया, और ये फोटो देखो उसका दूसरी औरतों के साथ अफेयर है। तभी ग्रैंडमा कहते हैं ये फोटो किसने ली, ये तो काफी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग में बनी जोड़ी लग रही है। तभी वो कहता है ग्रैंडमा जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट की जियांग यून है,
ये साउ फैमिली से नहीं है। तभी ग्रैंडमा कहती तुम्हें कुछ नहीं पता, ये बाइशन की वाइफ है। और इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कपल्स एक दूसरे से मिलने के लिए अलग अलग पहचान का यूज करते हैं। तभी वो अपने मन में कहता है सियांग यून और बाइशन तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तभी ग्रैंडमा बाइशन को कॉल करती है और कहती है मैंने साउलो के लिए खाना भिजवाया है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि साउलो डिजाइन डिपार्टमेंट में है। तभी वो कहता है ग्रैंडमा आप ये क्या कह रही हैं? तभी वो कहती है नाटक करना बंद करो, मुझे सब पता है डिजाइन डिपार्टमेंट की सियांग यून ही साउलो है और मैं उससे मिलने के लिए आ रही हूँ। तभी वो कहता है ग्रैंडमा मेरी बात सुनिए, ऐसा करके आप उसे डरा देंगी और मुझे थोड़ा समय दीजिए, फिर मैं खुद ऑफिशियली अनाउंसमेंट करूँगा। ग्रैंडमा कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो अपना काम कर रही थी। तभी डायरेक्टर वहाँ पे आती है और कहती है मैनेजर सियांग पुलिस आपको ढूंढ रही है। वो कहती है मुझे। तभी पुलिसमैन कहता है किसी को आप पे शक है कि आपने उनका डिजाइन प्लान चोरी किया है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा वरना हम आपको जबरदस्ती ले जाएंगे। वो कहती है लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। तभी डायरेक्टर कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करो। तभी बाइशन वहाँ पे आ जाता है और कहता है देखता हूँ कि कौन तुम्हें यहाँ से ले जाने की हिम्मत करता है। तभी डायरेक्टर कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा सियांग यून के साथ रिलेशनशिप अच्छा है और अभी सियांग यून पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है और ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। वो कहते हैं लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। वो कहता है मुझे सियांग यून पर बिलीव है क्योंकि मैंने खुद उसे मेहनत करते हुए देखा है। तभी डायरेक्टर कहते हैं इसके चेहरे पर मत जाओ, इसे यहाँ काम करते हुए 1 साल हुआ है फिर भी ये मैनेजर बन गई। जरूर इसका कंपनी के किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा होगा। तभी बाइशन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे रोकती है और कहती है मैं इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो उसे रोकता है और कहता है मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रमोशन के लिए कंपनी के साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन वो सियांग यून नहीं तुम हो। तभी डायरेक्टर कहते हैं तुम मुझे पुलिस के सामने फंसाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम पे केस कर सकती हूँ? तभी वो किसी को कॉल करता है और कहता है तुम्हें जो अफेयर स्कैंडल के बारे में एविडेंस मिले थे उसे मेरे पास लेकर आओ। तभी डायरेक्टर कहती है तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। तभी सियांग यून कहती है अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम डर क्यों रही हो? तभी डायरेक्टर उसे मारने के लिए जाती है लेकिन बाइशन बीच में आ जाता है। तभी डायरेक्टर कहती है लेकिन तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तभी असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है लेकिन मुझे भरोसा है, इसलिए आप इनसे माफी मांग लीजिए। तभी डायरेक्टर कहती है आखिर तुम सब सियांग यून को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तभी असिस्टेंट पुलिसमैन को एविडेंस दे देता है। तभी पुलिसमैन कहता है मिस सियांग आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी वो उनके साथ जाने लगती है। तभी सियांग असिस्टेंट से कहती है मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या मैं खुद प्रेसिडेंट को थैंक यू कहने के लिए जा सकती हूँ? तभी असिस्टेंट कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और प्रेसिडेंट काफी बिजी हैं और बहुत जल्दी वो आपसे खुद मिलने के लिए आएंगे और वहाँ से जाने लगता है। तभी बाइशन कहता है क्या तुम प्रेसिडेंट से मिलकर थैंक यू कहना चाहती हो? वो कहती है हाँ। तभी वो साउलो के फोन पे मैसेज करता है और कहता है क्या इस संडे तुम फ्री हो, हम सनशाइन चिल्ड्रंस होम जाएंगे। तभी वो अपने मन में कहती है वो बाइशन को इस जगह के बारे में कैसे पता? वहीं दूसरी तरफ सियांग के फादर बाइशन से कहते हैं क्या तुम साउलो से डिवोर्स ले रहे हो, क्या उसने कुछ गलत किया है? तभी वो कहता है अगर आप इसके लिए सहमत हो गए तो मैं आपकी कंपनी में 3 गुना इन्वेस्टमेंट करूंगा और साथ ही मेरी एक शर्त भी है, आप सियांग यून को परेशान नहीं करेंगे। तभी सियांग के फादर कहते हैं क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? तभी वो कहता है आपका इससे कोई लेना देना नहीं और आप सियांग यून और साउलो दोनों के फादर हैं, इसलिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तभी सियांग के फादर सियांग के पास आते हैं और कहते हैं साउलो तुम सही समय पर आई हो, क्या तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में कुछ हुआ है? चलो मेरे साथ और उससे माफी मांगो। तभी वो कहती है हो बाइशन यहाँ पे है। तभी वो बाइशन को देखती है और कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी उसके फादर कहते हैं साउलो कंपनी और तुम्हारे फादर के लिए तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती और ये सब सियांग यून ने किया है। तभी वो कहती है आज मैं आपको बताऊंगी कि कमीनापन क्या होता है और कहती है फादर ये सब मैंने ही किया है, मैंने ही बाइशन को धोखा दिया है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो भी यहीं पर है। तभी वो बाइशन के पास आती है और कहती है मेरी हेल्प करो, मेरे बॉयफ्रेंड होने का दिखावा करो। वो कहता है ठीक है और अपने फादर से कहती है यही है वो जिससे मैं प्यार करती हूँ और जिससे मेरी शादी हुई है ये उससे 100 गुना बेहतर है। तभी वो कहता है हेलो फादर इन लॉ। तभी उसके फादर कहते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो? वो कहती है हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद ही देख लीजिए और उसके गाल पे किस करती है। तभी उसके फादर हंसते हुए कहते हैं ठीक है अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो कहती है गुस्सा होने की बजाय वो खुश क्यों लग रहे थे
और बाइशन से कहती है मुझे माफ करना। तभी वो उसे पकड़ता है। तभी वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, इसे सीरियसली मत लो। तभी वो कहता है क्या तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं लोगी। तभी वो उसके गाल को देखती है और उससे कहती है थैंक यू और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़की सियांग यून को देखकर कहती है ब्रदर शाओबाई, क्या ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड सियांग यून है? वो कहता है नहीं, मैंने कभी इसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। तभी सियांग कहती है क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? वो कहती है हाँ, ब्रदर शाओबाई ने मुझे चूज किया है ना कि तुम्हें। तभी सियांग कहती है तो फिर मेरी हेल्प करो और जो पैसे मैंने शाओबाई को उधार दिए हैं उन्हें वापस कर दो। तभी वो कहता है मेरी र्यूमर्स फैलाना बंद करो और उसका पर्स फेंक देता है। तभी सियांग कहती है मुझे मेरे ऑरेंजेस उठा के वापस दो। तभी शाओमी कहती है ये तो सिर्फ 20,000 युआन है और मेरे अंकल हुओ ग्रुप के हेड है, इसलिए तुम्हारे पैसे की किसे पड़ी है? तभी वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है ये ऑरेंजेस मैं बच्चों के लिए लाई थी, तुम्हारी इसे कुचलने की हिम्मत कैसे हुई? तभी वो कहता है तुम्हारी शाओमी को मारने की हिम्मत कैसे हुई और उसे मारने के लिए जाता है। तभी बाइशन कहता है रुक जाओ। वो कहते है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं यहाँ काम से आया हूँ और तुम दोनों नीचे गिरे हुए फ्रूट्स को उठाओ। तभी शाओमी कहती है तुम कौन हो और ये रेंट पर ली गई गाड़ी को चलाकर बॉस बनने की कोशिश मत करो। और अभी हुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट बाइशन यहाँ पे आने वाले हैं और मेरे अंकल हुओ ग्रुप के हेड है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। तभी वो कहता है उनका क्या नाम है? तभी वो कहती है तुम उनके बारे में जानने के काबिल नहीं। तभी असिस्टेंट अपने लोगों को कॉल करता है और उन्हें बुलाता है। तभी वो लोग वहाँ पे आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है मिस सियांग से माफी मांगो और ये नीचे गिरे हुए फ्रूट्स को उठाओ, तभी ये लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तभी वो कहती है मेरे अंकल हुओ ग्रुप के हेड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तभी असिस्टेंट हुओ ग्रुप में कॉल करता है जिसकी वजह से उसके अंकल उसे कॉल करते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं तुम्हारी वजह से मुझे काफी नुकसान हुआ है। तभी वो कॉल काटती है और कहती है आखिर तुम हो कौन? तभी वो कहता है तुम ये जानने के काबिल नहीं और कहता है इन्हें यहाँ से ले जाओ। तभी सियांग कहती है शेनमुचेन आखिर तुम हो कौन? तभी वो कहता है अभी मुझे डिन से मिलना है, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी वो कहती है असिस्टेंट ये हुओ बाइशन का असिस्टेंट है, लेकिन वो शेनमुचेन के साथ घूमता है, कहीं शेनमुचेन और हुओ बाइशन दोनों। तभी साओलू वहाँ पे आती है जिसे देखकर वो कहती है सिस्टर आप वापस आ गई। तभी साओलू कहती है अगर मैं वापस नहीं आई होती तो तुम्हारी मॉम बेहोश हो चुकी होती। वो कहती है बेहोश हो चुकी होती? मॉम कहाँ है? वो कहती है चिंता मत करो वो हॉस्पिटल में है। तभी वो कहते हैं ठीक है मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। तभी साओलू उसे रोकती है और कहती है मेरा फोन तो वापस कर दो। तभी वो उसे फोन वापस करती है और कहती है आज हुओ बाइशन तुमसे मिलने वाला है, इसलिए सारी चैट पढ़ लेना और वहाँ से जाने लगती है। तभी साओलू किसी को कॉल करती है और कहती है मुझे सियांग जैसे कपड़े चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बाइशन स्पीच दे रहा था। तभी साओलू वहाँ पे आ जाती है जिसे देखकर वो उसके पास जाता है और साओलू को सियांग समझ के कहता है युन युन मैं ही तुम्हारे ब्रदर शाओबाई हूँ और मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। तभी वो अपने मन में कहती है सियांग और बाइशन दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन क्या फायदा क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। दूसरी तरफ सियांग की मम्मी सियांग से कहती है मैं ठीक हूँ, वैसे वो तुम्हारा कलीग ही है ना, वो भी तुम्हारी सिस्टर के साथ। तभी वो न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि हुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट ने अपने बचपन की फ्रेंड को किया प्रपोज, जिसे देखकर वो कहती है शेनमुचेन ही बाइशन है। तभी उसकी मॉम कहती है क्या हुआ युन युन? वो कहती है कुछ नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है और बाहर जाके कहती है हुओ बाइशन जिस इंसान से शादी करने जा रहा है वो साओलू है। ये सुनकर तो मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं सैड क्यों हूँ? क्या वो मुझे पसंद है? लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला है, वो एक नंबर का बदमाश है। वहीं दूसरी तरफ साओलू बाइशन से चिपक रही थी, इसलिए वो उसे दूर करता है और कहता है तुम सियांग युन नहीं हो। तभी वो कहती है मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई हूँ क्योंकि तुम अचानक से शेनमुचेन से हुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए हो। तभी वो कहता है सियांग युन से चाइनीज मेडिसिन की खुशबू आती है, लेकिन तुमसे नहीं आ रही। तभी वो कहती है क्योंकि मुझे उस मेडिसिन की बदबू की वजह से कोल्ड हो गया, इसलिए मैंने मेडिसिन बनाना बंद कर दिया। तभी वो कहता है हर रोज सियांग युन अपनी मॉम के लिए चाइनीज मेडिसिन बनाती है और तुमने कहा कि वो बदबूदार है, लेकिन सियांग युन ऐसा कभी नहीं कहती। पक्का तुम सियांग युन नहीं हो, तुम साओलू हो। वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो कहता है मेरी एक्स वाइफ। वो कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसे देखकर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता और उसे फाड़ देती है और कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो कहता है बस बहुत हुआ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि मेरी ग्रैंडमा ऐसा चाहती थी। अभी वो कहती है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं इस डिवोर्स के लिए एग्री नहीं हूँ और मैं कभी इस पे साइन नहीं करूंगी। तभी उसको उसके फादर का कॉल आता है। वो कहते हैं सालों तुम इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारी डिवोर्स लेने में हेल्प की।
तभी वो कहता है आप निकल जाओ यहाँ से। तभी वो गाड़ी से उतरती है और हुआ नैनचेंग को कॉल करती है और कहती है बाइशन ने मुझे पहचान लिया। तभी वो कहता है जल्दबाजी मत करो, पहले बाइशन की कोई कमजोरी नहीं थी लेकिन अब उसकी एक कमजोरी है। तभी वो कहती है तुम सियांग का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसे मारना मत क्योंकि वो अभी भी काम की है। तभी वो कहता है लालची मत बनो और ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सिस्टर या बाइशन। वो कहती है बाइशन। वहीं दूसरी तरफ बाइशन कहता है कि वो इतने गुस्से में है कि मेरा फोन नहीं उठा रही और मुझे वीचैट पर भी ब्लॉक कर दिया। तभी असिस्टेंट कहता है उन्होंने हुआ ग्रुप से भी रिसाइन कर लिया। तभी वो गुस्से में कहता है वो सिर्फ मुझसे बचना चाहती है। तभी असिस्टेंट कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वहीं दूसरी तरफ वो कंपनी आती है, कहती है मिस्टर सो आपने कहा कि मैं रिसाइन नहीं कर सकती। तभी वो कहता है इसे देखो और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसे पढ़ती है और कहती है 3 साल तक मैं रिसाइन नहीं कर सकती वरना मुझे सारे पैसे वापस करने होंगे। तभी वाइशन वहाँ पे आता है और कहता है इसके नीचे की लाइन पढ़ो। तभी वो उसे पढ़ती है और कहती है जब तक मैं सीईओ से शादी नहीं कर लेती मैं रिसाइन नहीं कर सकती। तभी वो कहती है मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है, वो भी एक इंटर्न बनकर। तभी वो कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो किया है उसे मैंने देख और सुन लिया और तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो मेरी सिस्टर से शादी की है। तभी वो कहता है मैंने अपनी पहचान छुपाई, ये मेरी गलती थी और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अच्छे से कंपनी को जानना चाहता था लेकिन तुमने भी तो सालों बन के मुझसे बात की इसलिए सब कुछ बराबर हो गया। वो कहती है बराबर हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा लेकिन तुमने अपने मतलब के लिए किया और फिर से मुझे कभी मत दिखना। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है अगर तुम रिजाइन कर लोगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वो अपने मन में कहती है मैं उसे इस तरह क्यों देख रही हूँ, नहीं वो एक बदमाश है। और उससे कहती है अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए और अब तो तुम्हें वो भी मिल गई है जिसे तुम ढूंढ रहे थे इसीलिए अब मेरा पीछा मत करना वरना। और वहाँ से जाने लगती है। वही दूसरी तरफ वो कहता है युन ने मुझे गलत समझ लिया, उसे नहीं पता जिसे मैं ढूंढ रहा था वो वही है। तभी असिस्टेंट कहता है तो फिर प्रेसिडेंट आप ऐसा कर सकते हैं और उसके कान में कुछ कहता है। तभी वो कहता है तुमने जैसा कहा वैसा ही करो। वही दूसरी तरफ वो कुछ सोचती हुई जा रही थी। तभी उसके फादर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं सालू तुम हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही हो, वैसे मुझे पता है डिवोर्स के कारण तुम परेशान हो लेकिन उस सियांग युन ने ही बाइशन को बहकाया है। तभी वो कहती है साओ गोंगचेंग मैं साओलू नहीं हूँ। तभी उसके फादर चौंकते हुए कहते हैं युन मैं तुम्हारा भी फादर हूँ और तुम बड़े घर में शादी करने जा रही हो इसलिए तुम अपने फादर की हेल्प कर सकती हो। तभी वो कहती है आप हुआ ग्रुप के फादर इन लॉ है तो फिर आपको मेरी हेल्प क्यों चाहिए। वो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी सिस्टर और हुआ बाइशन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। दूसरी तरफ उसकी मॉम कहती है मैं युनचेंग छोड़ के नहीं जाना चाहती। तभी वो कहती है मॉम आपको पहले से पता चल गया। तभी उसकी मॉम कहती है उस दिन जो इंटरव्यू हुआ था मैंने सब कुछ देखा, वो बाइशन ने अपनी पहचान छुपाई ये उसकी गलती थी लेकिन तुमने भी तो साउलो होने का दिखावा किया। तभी वो कहती है कि आपको सब कुछ पता है। उसकी मॉम कहती है उस दिन साउलो घर पे आई थी और उसने मुझे सब बताया और मैं ये सह नहीं पाई कि तुमने ये सब मेरी वजह से किया। तभी वो कहती है कि आप उस दिन साउलो की वजह से बेहोश हुई थी, मैं अभी उसके पास आती हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें बुली करे। तभी वो कहती है मॉम मुझे बुली नहीं किया गया। तभी उसकी मॉम कहती है क्या तुम बाइशन को पसंद करती हो। वो कहती है मुझे नहीं पता। उसकी मॉम कहती है मैं देख सकती हूँ कि तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हो और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती है थैंक यू मॉम और अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मैं आज ही दूसरा घर ढूंढती हूँ। तभी वो घर ढूंढने के लिए आती है जहाँ पे उसे शाओबाई मिल जाता है जो कहता है तुम यहाँ शिफ्ट हो रही हो तब हम पड़ोसी बन जाएंगे। तभी वो कहती है तुम यहाँ रहते हो। वो कहता है शाओमी यहाँ रहती है। तभी वो कहती है मुझे माफ करना मैं किसी और जगह घर लेना चाहूंगी, मैं ऐसी गंदगी में नहीं रहना चाहती। तभी वो कहता है कांग्रेचुलेशन तुम्हें तुम्हारा ब्रदर शाओबाई मिल गया। हालांकि मैंने तुम्हें इतने सालों से झूठ बोला लेकिन क्या तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के बाद मुझे हुआ ग्रुप में जॉब दिलवा सकती हो। तभी वो कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं करना चाहती। वो कहता है मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस हुआ बाइशन के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हारा ब्रदर शाओबाई है। वो कहती है क्या और उस दिन का इंटरव्यू देखती है और कहती है तो वो ये सब मुझे कह रहा था ना कि साउलो को। और कहती है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हो। तभी वो कहता है क्या हुआ। वो कहती है इतने सालों से तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। वहीं वो एक जगह पर आती है और कुछ सोचने लगती है। तभी उसे हुआ बाइशन का कॉल आता है जो कहता है क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ।
वो कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो कहता है नहीं, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा और जिस जगह हम अलग हुए थे मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। और कॉल काट देता है। तभी उसे साउलो का कॉल आता है जिससे वो कहती है मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस कर रही हूँ और हमारी डील भी खत्म। साउलो कहती है इतने हार्टलेस मत बनो, मैं तुम पे बाइशन को बहकाने का ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हालांकि मुझे इसका पछतावा है कि मेरा उससे डिवोर्स हो गया और वो मेरा ब्रदर इन लॉ बन गया, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए उसे मत छोड़ना। और कॉल काट देती है और नैनचेंग से कहती है वो वहाँ पे जरूर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सियांग जिस टैक्सी से जा रही थी वो रास्ते में खराब हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से चल के जाने लगती है। तभी सालू वहाँ पे आ जाती है जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सालू कहती है मैं कहीं पे जा रही थी और अगर तुम्हें कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगी। तभी वो गाड़ी में बैठ जाती है। तभी कोई उसे बेहोश कर देता है और सालू कहती है ठीक है अब नीचे उतरो, मुझे कपड़े बदलने हैं। और कपड़े बदल लेती है और सियांग की जगह वो बाइशन से मिलने चली जाती है। तभी बाइशन कहता है यहाँ आने के लिए थैंक यू। तभी वो अपने मन में कहती है इतना हैंडसम लड़का सियांग यून से कैसे प्यार कर सकता है। तभी वो कहता है जब हम छोटे थे तब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे शादी करूंगा और मैंने हाँ कहा था और आज मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी वो नाटक करते हुए कहती है नहीं मैं नहीं करूँगी। तभी वो उसके पास आता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन उस दिन तुमने कहा था कि मैं जब उस लड़की से मिलूंगा तो वो मेरी परीक्षा लेगी, तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक कि तुम हाँ नहीं कह देती। तभी वो कहती है हाँ मैं करूंगी और उसके गले लग जाती है। तभी वो कहता है अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत इंसान के गले लग रहा हूँ, लेकिन इसमें तो सियांग यून की ही स्मेल आ रही है। तभी वो उसके कान को दिखता है और कहता है पहले तो तुम्हारे कान पे कोई तिल नहीं था। तभी वो कहती है तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। वो कहता है ग्रैंडमा ने जो तुम्हें डायमंड इयररिंग दिए थे तुमने वो क्यों नहीं पहने? वो कहती है मैं पहनना भूल गई। तभी वो कहता है साउलो नाटक करना बंद करो। तभी वो कहते हैं तो तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं सियांग यून से बेहतर हूँ है ना? वो कहता है अगर तुम यहाँ पे हो तो सियांग यून कहाँ पे है? वो कहती है मुझे नहीं पता और उसने मुझसे कहा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, इसलिए मैं उसकी जगह पर आ गई। तभी वो कहता है अगर सियांग यून को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी नैनचेंग उसके सर पर मार देता है। साउलो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, अगर वो मर जाएगा तो क्या होगा? वो कहता है तो फिर मुझे इसका पछतावा नहीं होगा क्योंकि वैसे भी उसे मरना है। वो कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे नहीं मारोगी। वो कहता है क्या तुम मरना चाहती हो? और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मेरी हेल्प करो। और वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही वो मदद के लिए चिल्लाती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है मिस सियांग क्या हुआ? वो कहती है बाइशन मेरी इयररिंग ढूंढ रहा था जिसके चक्कर में वो नीचे गिर गया। तभी वो लोग हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पे असिस्टेंट कहता है मिस सियांग चिंता मत करिए, डॉक्टर ने कहा है कि वो गिरने के कारण बेहोश हो गए हैं। और वहाँ से जाता है। तभी नैनचेंग साउलो को पकड़ के ले जाता है और कार में बिठा देता है और कहता है हो बाइशन अभी तक मरा नहीं है, इसलिए ये मेडिसिन लो और उसे दे दो। तभी वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जेल नहीं जाना चाहती और साथ ही तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे नहीं मारोगी। तभी वो कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी उससे शादी करवा सकूं? और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे गाड़ी के बाहर फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहती है हुओ नैनचेंग मैं तुम्हें मार डालूंगी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कहता है मिस्टर हुओ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनका ब्रेन डैमेज हो गया है इसलिए उन्हें जागने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो अपने मन में कहती है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ जो मैं सियांग बनने का नाटक कर रही हूँ और मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती। तभी वो अपने आदमी को मैसेज करती है और कहती है सियांग यून को वापस भेजो। तभी वो लोग उसे उसके बाद छोड़ देते हैं। तभी सियांग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और मॉम कहाँ पे है? वो कहती है मॉम बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा ब्रदर शाओबाई ठीक नहीं है। और उसे वीडियो दिखाती है जिसे देखकर वो कहती है क्या तुमने ये सब किया? सालो कहती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम जाना चाहती हो तो हॉस्पिटल जाओ और उसके जागने का इंतजार करो। तभी वो हॉस्पिटल आती है और असिस्टेंट से कहती है बाइशन कैसा है, क्या वो ठीक हो जाएगा? असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता। तभी ग्रैंडमा वहाँ पे आ जाती है और कहती है सालो मुझे माफ कर दो। तभी वो अपने मन में कहती है लगता है ग्रैंडमा ने अभी तक बाइशन का इंटरव्यू नहीं देखा है, इसलिए वो अभी तक मुझे सालो समझ रही है। और कहती है ग्रैंडमा मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला, मैं सालो नहीं सालो की सिस्टर सियांग यून हूँ। ग्रैंडमा कहती है क्या? तभी असिस्टेंट कहता है सियांग यून और सालो दोनों ट्विंस है। तभी ग्रैंडमा एक फोटो निकालती है और कहती है क्या तुम इसे पहचानती हो? तभी वो कहती है ये तो मेरी और ब्रदर शाओबाई की फोटो है।
तभी ग्रैंडमा कहती है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बाइशन के लिए जो वाइफ ढूंढना चाहती थी वो तुम थी, लेकिन मैंने गलती से गलत लड़की को चुन लिया। मुझे लगा कि साउलू वो लड़की है जिससे बाइशन ने शादी करने का प्रॉमिस किया था। तभी वो कहती है ग्रैंडमा चिंता मत करो, ब्रदर शाओबाई ठीक हो जाएंगे और मुझसे शादी करने का प्रॉमिस भी पूरा करेंगे। दूसरी तरफ वो बाइशन के पास जाती है और कहती है ब्रदर शाओबाई मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, इसीलिए जल्दी से जाग जाइए। मैं दूसरी तरफ नैनचेंग ग्रैंडमा से कहता है बाइशन कैसा है। तभी ग्रैंडमा कहती है मुझे नहीं पता कि वो कब ठीक होगा। वो कहता है वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और अभी हो ग्रुप में कोई भी सीईओ नहीं है और किसी को तो इसे संभालना होगा, इसीलिए मैं इसे संभाल लूंगा। तभी ग्रैंडमा कहती है तुम ये कैसे बात कर रहे हो, तुम्हारा भाई अभी तक ठीक नहीं हुआ है और तुम्हें सीईओ की पोजीशन चाहिए। वो कहता है ग्रैंडमा आप गलत समझ रही हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है अपने भाई की सलामती के लिए प्रे करो और वहाँ से जाने लगती है। मैं दूसरी तरफ वो बाइशन की बॉडी साफ कर रही थी। तभी नैनचेंग वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम अंदर कैसे आए। तभी वो कहता है कल तुम मेरे साथ थी और आज इसके साथ, ये प्यार का नाटक करना बंद करो। तभी वो अपने मन में कहती है साउलू क्या नैनचेंग और साउलू दोनों मिल गए हैं, क्या उन दोनों ने मिलकर बाइशन को चोट पहुँचाई। और नैनचेंग से कहती है मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही हूँ। तभी वो उसे मेडिसिन देता है, कहता है ये उसे दे दो, कहती है डोंट वरी। तभी वो कहता है अब हम एक ही नाव पर सवार हैं, इसलिए चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना तुम अपनी कब्र खुद खोदोगी। और वहाँ से जाता है। वह दूसरी तरफ असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है ये मेडिसिन जो हुआ नैनचेंग ने आपको दी है ये काफी डेंजरस है और हमें अभी तक हुआ नैनचेंग के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। वो कहते ठीक है जल्दी करो, अगर उसे पता चल गया कि मैं साउलू नहीं हूँ तो वो फिर से बाइशन पर हमला करेगा। तभी वो कहता है डोंट वरी, आप सिर्फ प्रेसिडेंट का ख्याल रखिए, बाकी का काम मुझ पे छोड़ दीजिए। तभी वो बाइशन से कहती है वो नैनचेंग ने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया लेकिन तुम अभी तक बेहोश हो, जल्दी करो और जाग जाओ। तभी ग्रैंडमा उन्हें देखती है और वहाँ से जाती है। वो कहती है ब्रदर शाओबाई आप काफी अच्छे हैं। वो कहता है अच्छा। वो कहती है मुझे अभी भी ऐसा लगा कि आपने कुछ कहा। वो कहता है हाँ। वो कहती है मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तभी वो उसे रोकता है। तभी वो कहती है क्या तुम सच में जाग गई हो या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे देखता है। तभी वो डो जाती है और कहती है मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तभी वो उसे रोकता है और कहता है मेरे पास आओ और उसके कान में कुछ कहता है। तभी वो भागते हुए बाहर जाती है, डॉक्टर को बुलाने लगती है। तभी डॉक्टर बाइशन को चेक करते हैं। तभी वो कहती है इन्होंने अभी अपनी आंखें खोली थी और मुझसे कुछ बातें भी की और फिर उनके मुंह से खून निकलने लगा। तभी डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को इमरजेंसी रूम में ले जाओ। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं अब वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए फ्यूनरल की तैयारी करो। कहते हैं क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ एक आदमी नैनचेंग को कॉल करता है और कहता है डॉक्टर ने कहा है कि बाइशन बच नहीं पाएगा। तभी वो जियांग के पास आता है और कहता है सालो तुम तो काफी अच्छी एक्टिंग करती हो लेकिन अब वो मरने वाला है। तभी वो कहती है वो नहीं मरेगा। तभी वो कहता है तुम्हें किस बात का डर है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं करूंगा। वो कहते हैं नैनचेंग अपनी आंखें खोलो और देखो मैं साउलू नहीं हूँ, मैं जियांग यून हूँ। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो दूर पहाड़ों में बेच दिया गया। वो कहती है हाँ मैंने उसे अपनी जगह पर भेज दिया। तभी वो कहता है कि तुम सच में जियांग यून हो। वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं साउलू हूँ। तभी वो कहता है अब हुआ बाइशन मरने वाला है और तुमने मेरे ऑर्डर माने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं करूंगा और जैसे ही वो मर जाएगा तो मुझे बता देना। और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहती है मुझे पता था उसे मुझ पे शक नहीं होगा। तभी वो चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर बाइशन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते, जिसकी वजह से जियांग बेहोश हो जाती है। वहीं ग्रैंडमा कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। वो कहती है मुझे पता है लेकिन अब ब्रदर शाओबाई हमारे बीच में नहीं रहे। तभी ग्रैंडमा कहती है अब से मैं तुम्हें ये घर सौंपती हूँ। तभी नैनचेंग कहता है क्या ब्रदर बाइशन ने मरने से पहले कुछ कहा था। वो कहती है हाँ उन्होंने कहा था कि नैनचेंग उनकी जगह सीईओ की पोजीशन ले। तभी ग्रैंडमा कहती है अगर बाइशन की यही विश है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। तभी वो कहता है डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वही दूसरी तरफ वो जियांग को काट देता है और कहता है इसमें इतना पैसा है जिससे तुम अपनी पूरी 3 लाइफ बिता सको, इसीलिए ये पैसा लो और यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। तभी वो कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे फोटो और वीडियोस पूरी दुनिया में फैला दूंगा। और वहाँ से जाने लगता है और उसके जाते ही वॉइस रिकॉर्डर ऑफ कर देती है और साउलू के पास जाके उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो सुनकर वो कहती है हुआ नैनचेंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वो कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। साउलू कहती है ये मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। यहाँ पे जियांग साउलू के घर पे आती है। साउलू कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं पुलिस के पास गई थी और उन्होंने बाइशन की सर पर लगी चोट को पहचान लिया, वो एक ईंट के वार से हुए निशान थे। क्या तुम अभी भी नैनचेंग का साथ देना चाहती हो। साउलू कहती है मुझे उस पे बिलीव है। तभी वो उसे मारती है। वो
कहती है तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई। वो कहती है आज मैं मॉम की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगी और मैं तुम्हें बता दूं नैनचेंग पर बिलीव करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, इसलिए मेरे पास एक रास्ता है। सालू कहती है ठीक है तो फिर मुझे बताओ और उसके कान में कुछ कहती है। तभी सालू कहती है क्या तुम सच में मुझे इनोसेंट साबित कर दोगी। वो कहती है ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम हमारा साथ देती हो या नहीं। वहीं प्रेजेंट में वो कहती है मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। तभी सालू कहती है अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि तुम मुझे जेल नहीं भेजोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट नैनचेंग से कहता है कंपनी ने आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट तैयार किया है, इसलिए आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो स्पीच दे रहा था तभी पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर हुओ नैनचेंग आप पर कंपनी के ट्रेड सीक्रेट लीक करने का इल्जाम लगाया गया है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी वो कहता है जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी, मैं हुओ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और बिना किसी एविडेंस के मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तभी कोई कहता है एविडेंस मेरे पास है, क्योंकि कोई और नहीं बाइशन था। इसे देखकर वो कहता है बाइशन और उससे कहता है तुम कौन हो और तुम बिल्कुल मेरे ब्रदर बाइशन जैसे दिखते हो। तभी वो कहती है नैनचेंग तुम अभी तक अपने सपने से जागे नहीं। तभी नैनचेंग कहता है सालो तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो, बाइशन तो मर चुका है। तभी वो कहता है मैंने सिर्फ मरने का नाटक किया था ताकि मैं एविडेंस हासिल कर सकूं। तभी नैनचेंग कहता है तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो लेकिन मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। वो कहता है बिल्कुल नहीं, अगर हम एक और चीज जोड़ दी तो। तभी नैनचेंग कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और सालो तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहती है मैं सालो नहीं हूँ। तभी सालो वहाँ पे आती है और कहती है मैं सालो हूँ और मेरे पास एविडेंस भी है और उसे वो वीडियो दिखाती है। तभी वो कहता है लेकिन वहाँ पे तो कोई भी कैमरास नहीं थे। तभी वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। तभी नैनचेंग कहता है तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे पैसे चाहिए लेकिन मैं किसी को मान नहीं सकती। तभी पुलिसमैन नैनचेंग को वहाँ से ले जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर को एविडेंस दे देती है। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है आपने मिस्टर नैनचेंग की हेल्प की है इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। तभी सालू जियांग से कहती है तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम मुझे जेल जाने से बचा लोगी। तभी बाइशन कहता है तुमने यूनियन को चोट पहुंचाई है तो हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। वो कहती है अगर तुम गलती करती हो तो उसके नतीजे को भी भुगतने के लिए तैयार रहो, हालांकि तुम वक्त रहते रुक गई इसलिए तुम्हारी सजा कम कर दी गई है। तभी सालू पुलिस ऑफिसर के साथ जाती है। तभी बाइशन कहता है अब हमारी बारी है और अपने घुटनों के बल बैठता है और उसे प्रपोज करते हुए कहता है तुम्हारा ब्रदर शाहबाई अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए आया है तो क्या तुम उससे शादी करोगी। वो कहती है हाँ। तभी वो उसे रिंग पहनाता है और उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा कहती है उसने मुझसे झूठ बोला और मरने का नाटक किया, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। तभी बाइशन वहाँ पे आता है और कहता है इसलिए हम आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है जियांग यहाँ पे आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और उसे एक डायरी देते हुए कहती है ये बाइशन का सीक्रेट है। तभी वो कहता है ग्रैंडमा आप इसे किसी और को नहीं दिखा सकती। तभी वो कहती है तब तो मैं इसे करीब से देखूंगी और उसे पढ़ती है और कहती है तुम्हें लगता था कि मैं अगली हूँ। तभी वो कहता है नहीं मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तभी वो उसके पीछे भागती है और भागते भागते बाहर आ जाती है। तभी बाइशन उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो कहती है छोड़ो मुझे। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और जहाँ पे उसे उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी बाइशन कहता है क्या हुआ। तभी नैनचेंग कहता है अगर तुम अपनी मॉम को बचाना चाहती हो तो तुम दोनों अकेले मेरे पास आओ और याद रहे कि पुलिस को मत बुलाना वरना। और फोन काट देता है। तभी वो कहती है मेरी मॉम का हार्ट अभी तक ठीक नहीं हुआ है और वो ये सह नहीं पाएगी। वो कहता है चिंता मत करो हम तुम्हारी मॉम को बचा लेंगे और एक जगह पर आ जाते हैं। तभी उसे बाइशन का कॉल आता है जो कहता है यहाँ से आगे अब जियांग अकेले आएगी। बाइशन कहता है तुमने तो हम दोनों को साथ में बुलाया था और अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वो कहता है अगर तुम जल्दी यहाँ पे नहीं आई तो मैं तुम्हारी मॉम का गला काट दूंगा और फोन रख देता है। तभी वो कहती है मैं अकेले आगे जाती हूँ और मेरे पीछे मत आना। वो कहता है ठीक है और अपना ध्यान रखना। तभी वो वहाँ से जाती है और उसे किसी का कॉल आता है। वो कहता है क्या तुम्हें वो मिल गई तो उसे यहाँ पे लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ कोई जियांग को पकड़ लेता है। वहीं बाइशन वहाँ पे आता है और जियांग को देखकर उसके पास आता है। तभी नैनचेंग कहता है आगे मत बढ़ो। तभी बाइशन कहता है जियांग की मॉम की अभी अभी सर्जरी हुई है इसलिए तुम उन्हें छोड़ दो। तभी नैनचेंग कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैंने तो कभी उन्हें पकड़ा ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ उन्हें एक फोन कॉल करने के लिए कहा था। तभी बाइशन कहता है तो फिर तुम यूनियन को छोड़ दो, मैं तुम्हें हुआ ग्रुप दे दूंगा। तभी नैनचेंग कहता है अब सिर्फ मुझे हुआ ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी लाइफ भी चाहिए वरना मैं इसका गला काट दूंगा। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें हुआ ग्रुप और अपनी लाइफ दोनों दूंगा, उसके बाद तुम्हें इसे जाने देना होगा। तभी नैनचेंग कहता है कैसा रहेगा अगर मैं जियांग
मार दूं, तब तुम अपनी पूरी लाइफ दर्द में जियोगी। इसलिए अब तुम डिस्कस करो कि कौन पहले मरेगा। और सियांग का मुंह खोलता है। तभी सियांग कहती है, हो बाइशन, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें हो ग्रुप, ग्रैंडमा और मेरी मॉम को संभालना है और साथ ही बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। वो कहता है, नहीं, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगी तो इन सब का क्या मतलब है, क्योंकि तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तभी नैनचेंग कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये चाकू उठाओ और अपने सीने में घुसा दो। तभी वो चाकू उठा लेता है और कहता है, अपना प्रॉमिस पूरा करना। तभी सियांग कहते हैं, ब्रदर शाओ भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। और जैसे ही चाकू मारने वाला था, उसके आदमी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी एक औरत कहती है, चाकू नीचे रखो। नैनचेंग कहता है, मॉम, और बाइशन से कहता है, मेरी मॉम कई सालों से साधना कर रही थी और तुमने उन्हें डिस्टर्ब करके यहाँ पे बुला लिया। क्या तुम में इंसानियत नहीं बची? बाइशन कहता है, अगर मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाता तो शायद आज तुम जिंदा नहीं रह पाते। तभी उसकी मॉम कहती है, क्या तुम अभी भी जानते हो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ? तो तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारी वजह से ही मुझे यहाँ आना पड़ा। तभी वो कहता है, मॉम आप गलत समझ रही है, मैं तो सिर्फ बाइशन की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और ये चाकू नकली है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो खुद ही देख लीजिए। और चाकू अपने सीने में घुसा देता है, जिसकी वजह से खून निकलने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है, तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तभी वो कहता है, मॉम, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ और देखिए ये सच में नकली है और ये ब्लड भी नकली है। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम ठीक हो? तभी सियांग कहती है, ये सब करने का क्या मतलब है? वो कहता है, मैंने कहा तो मैं मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम दोनों को करीब लाना चाहता था ताकि मैं अपने गुनाहों की भरपाई कर सकूं। जैसे तब वो कहती है, क्या तुम हो नैनचेंग को माफ कर दोगी? वो कहता है, शायद नहीं, उसने बहुत सारी गलतियाँ की है, इसीलिए पुलिस उसे अच्छा सबक सिखाएगी और उसे किस करता है। तभी ये ड्रामा खत्म हो जाता है।